Let's start with IS 19 employee benefits, a quick revision on this. एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये बहुत सिंपल टॉपिक है. एग्जामिनेशन में क्या आएगा? तो एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल चीजें आती हैं. एग्जामिनेशन में आपकी प्लान एसेट्स, सॉरी आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड उसका रिकंसिलिएशन आता है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का. उसके साथ साथ आपका प्लान एसेट्स का रिकंसिलिएशन आएगा. तो ये चीजें आएगी, ज्यादा कुछ उसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. एम्प्लॉय बेनिफिट्स IS 19 ये डिफाइन करता है अकाउंटिंग ओनली फॉर 4 बेनिफिट्स. नंबर 1 शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स लाइक सैलरीज, बोनसेस एटसेट्रा, परक्विजिट्स एटसेट्रा. Number 2 other long term employee benefits, loyalty bonuses etc. Number 3 termination benefits, those benefits which are paid or payable upon termination of the employees. And last is post employment benefits like डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स. तो ये दो अगर सब डिवाइड करें तो ये 5 बेनिफिट्स हो जाते हैं. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान. शेयर बेस्ड पेमेंट वाली बात इस स्टैंडर्ड में नहीं की गई. वो IFRS 2 में इसके बारे में बात हो गई है. उसका स्कोप IFRS 2 में इंक्लूड किया गया है. सो इट इज covered within IFRS 2. IS 19 में उसकी बात नहीं है. तो IS 19 covers only 4. सब डिवाइड करें अगर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो यहां पे 5 बेनिफिट्स हो जाते हैं. दैट्स इट. उसमें से नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये एक्सट्रीमली सिंपल है. इसके बारे में हम इसके बाद में बिल्कुल नहीं करेंगे. नंबर 1 इज सैलरीज एंड बोनसेस, दैट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. These are accrued as soon as these are expensed out as soon as these are accrued. Accrual जिस दिन इसका होता है उसको एक्सपेंस आउट करते हैं, या तो उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, या उसको कैश एंड बैंक से पे करके बात खत्म करते हैं. मंथ हो गया, सैलरी एक्रू हो गई, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट आता है कैश और बैंक और पेबल. दैट्स इट. बोनस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट P&L में, क्रेडिट बोनस पेएबल या कैश और बैंक. एज सिंपल एज दैट. सो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, सिंपल अकाउंटिंग. नंबर 2 टर्मिनेशन बेनिफिट्स. द मोमेंट, अब ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान से रिलेटेड है. IS 37 में हमने रिस्ट्रक्चरिंग देखा था. रिस्ट्रक्चरिंग प्लान से रिलेटेड प्रोविजन जब हम करते हैं तो उसमें टर्मिनेशन बेनिफिट की भी प्रोविजन की जाती है, बट 19 के अंडर होती है, वो 37 के अंडर नहीं होती. तो वहां पे क्या प्रोविजन है कि the moment detailed formal plan is in place and it has been communicated to all the parties which are getting affected by it, immediately इसकी प्रोविजन हो जाएगी. बात खत्म. कोई डिफिकल्टी है ही नहीं इसमें. एंड लास्ट आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जैसे कि PF एज ए एग्जांपल. PF का मैं एग्जांपल ले रहा हूं. डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में, डिफाइंड बेनिफिट में भी कभी कभी आ सकता है. वो प्लान का नेचर किस तरीके से, इसके ऊपर डिपेंड करता है. बट जनरली PF में क्या होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है. इसके बाद एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सब्सिक्वेंटली. वो क्या करेगा, जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, करने की डेट जब है, वो जब एक्रू करता है तो बात खत्म. फंड से कितना पैसा एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं. तो ये 3 अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल है. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. द मोमेंट द एक्सपेंस गेट्स एक्रूड, हम उसको एक्सपेंस P&L में लेके जाएंगे, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और कैश एंड बैंक में पे करके निकल जाएंगे. बचती 2 चीजें हैं. long term and defined benefit plan. अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सेकेंड आता है मेरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान. डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है, मैं जो बेनिफिट एम्प्लॉय को देने वाला हूं बीइंग एन एम्प्लॉयर, वो बेनिफिट डिफाइंड है.
कंट्रीब्यूशन उसका करना है तो करो या तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि कंट्रीब्यूशन करना ही चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है कि आपको मिनिमम इतना बेनिफिट देना चाहिए, जैसे ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मिनिमम इतनी आपने देनी चाहिए, कितनी? हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन द सैलरी लास्ट ड्रॉन। तो सैलरी लास्ट ड्रॉन कितना, ये एंटिसिपेशन है। हाफ मंथ सैलरी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, वो कितना करेगा, ये भी एंटिसिपेशन जजमेंट है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कब आउटफ्लो जाएगा? एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सिमिलर इज द केस विद अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 5 साल के बाद लॉयल्टी बोनस मिलेगा, वो 5 साल के बाद आउटफ्लो होगा। यहां पे एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद आपको क्या मिलेगा? ग्रेचुइटी मिलेगी, या कोई सुपर एन्यूएशन मिलेगा, या कोई और बेनिफिट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। बेनिफिट्स आर डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। बट किस लिए दिया जाता है ये बेनिफिट? लॉयल्टी बोनस किस लिए दिया जाता है? ये ग्रेचुइटी क्यों दी जाती है? फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आपने एम्प्लॉयमेंट इतने साल की है, उससे रिलेटेड ये बेनिफिट। ये बेनिफिट जो है, ये इतने साल में एम्प्लॉयमेंट की, इसलिए मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की सर्विस का जो बेनिफिट है, ये इतने साल मिलने के बाद ये पेमेंट होगा। आउटफ्लो कन्वीनियंस के लिए है, बट बेनिफिट तो ऑनगोइंग बेसिस पे आता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि द मोमेंट यू रिसीव द बेनिफिट्स, ये जो बेनिफिट आप एंड में देने वाले हो, इसका एक पोर्शन इससे रिलेटेड जो है कॉस्ट करके रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बेनिफिट मिला बाय वे ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट आनी चाहिए। सैलरी के लिए सिंपल है, बोनस के लिए सिंपल है, एक्रूअल है, क्या फर्क पड़ता है? सर्विसेज मिल चुकी है, इमीडिएटली रिकॉग्निशन होगा। यह बेनिफिट दिया जाने वाला है लेट्स से 20 साल के बाद। हाउ डू आई नो टुडे कि 20 साल के बाद वो 20 साल रुकेगा या 10 साल रुकेगा? आई डोंट नो दैट। आई डोंट नो 20 साल के बाद सैलरी क्या होगी। तो कुछ भी ये चीजें पता नहीं मुझे ये एंटिसिपेट करना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एक्चुरियल एजम्पशंस। क्या कहते हैं हम इसे? एक्चुरियल एजम्पशंस। ये अगर हम नहीं करते तो ये मेजरमेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि टोटल बेनिफिट कितना दिया जाएगा। ये जजमेंट है, ये एंटिसिपेशन है। इसी का एक हिस्सा मैं आज की तारीख में मेरे बुक्स में लेता हूं साल खत्म होने के बाद, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड दो सर्विसेज फ्रॉम द एम्प्लॉई, और मुझे वो खर्चा लेना चाहिए एज अ प्रोविजन। अनसर्टन है टाइमिंग, देना पड़ेगा, लेकिन जो सर्विसेज मैंने ली है, कंडीशंस पूरी हो गई तो देना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड कॉस्ट अभी देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बेनिफिट मिला है बाय वे ऑफ सर्विस, लॉयल्टी मिली है, ग्रेचुइटी से रिलेटेड जो सर्विस है वो भी मिली है। कॉस्ट बाद में रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, आज ही होना पड़ेगा। तो ये दो चीजें एंटिसिपेशन या जजमेंट बेसिस पे जाती है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन हमें समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बीइंग एन अकाउंटेंट, बट मैकेनिज्म समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैकेनिज्म आता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं पीयूसी मेथड। क्या कहते हैं? पीयूसी, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। ये एक्चुअली जो है, ये एक्चुअली एक इज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, ये हमें वो कैलकुलेट करके देगा अमाउंट। ये अमाउंट वो एक्चुअली कैलकुलेट करके देगा। वो जो कैलकुलेट करके देगा उसी को हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो अभी स्लाइड पलटा भी नहीं, लेकिन कुछ स्लाइड्स हमने कर ली यहां पे। तो जैसे कि ये टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसमें से 1, 3 और जो लाइट ब्लू में दिखा है 4A डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसका अकाउंटिंग सिंपल है। 2 और 4B का अकाउंटिंग हमें देखना है, ये एडिशनली करना पड़ेगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा मिसमैच है आउटफ्लो में और रिसीट ऑफ बेनिफिट्स में। तो जो एजम्पशन हम करते हैं, जिस बेसिस पे हम करते हैं, उसको कहते हैं एक्चुअल एजम्पशंस। एक्चुअली आइडेंटिफाई करेगा, एक्चुअली कैलकुलेशन करेगा, कुछ बेसिस बनाएगा। वो कहेगा एम्प्लॉय आपके पास रुकेगा, कितने साल के लिए रुकेगा? वो आपके पास रुकेगा लेट्स से 15 साल। उसका सैलरी एस्केलेशन का रेट 7-8% से होगा, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन ये रहेगी।
एंड अकॉर्डिंगली उसका ग्रेचुइटी इतना पे करना पड़ेगा। सिमिलरली वो लॉयल्टी बोनस के लिए भी करेगा, कितने एम्प्लॉयज रुकेंगे, कितने साल, 5 साल रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, सैलरी लास्ट ड्रॉन क्या होगी, अकॉर्डिंगली उसका बोनस क्या होगा। तो टोटल बेनिफिट जो है, प्रोजेक्टेड बेनिफिट, उसको हम एलोकेट करते हैं यूनिट्स पे। यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पे। 5 साल का लॉयल्टी बोनस है, तो टोटल बेनिफिट पेबल बाय वे ऑफ लॉयल्टी बोनस ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स? 5 साल। क्रेडिट, यूनिट क्रेडिट, यूनिट कितने? 5 साल। उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? एंड अकॉर्डिंगली उसका एक हिस्सा हम क्या करते हैं? लेते हैं एज अ एक्सपेंस। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था। मैं एग्जाम्पल मेरे पास है, वो मैं क्विकली देखता हूं उसको, तो समझना आसान हो जाएगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल किया था, इफ यू रिमेंबर। ये एग्जाम्पल था लॉयल्टी बोनस का, बट सेम एग्जैक्टली इज एप्लीकेबल फॉर दी एम्प्लॉय, फॉर दी डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, जहां पे कंट्रीब्यूशन करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं, बट बेनिफिट मिनिमम इतना मिलना चाहिए। लॉयल्टी बोनस में भी वही है, बेनिफिट इतना मिलेगा, इसका कॉस्ट कितना लेना है वो डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। सैलरी में वो नहीं है, सैलरी डिसाइडेड है, कितनी सैलरी देनी है, कितना बोनस देना है, एक्रू किया बात खत्म। टर्मिनेशन बेनिफिट कितना देना है, एक्रू किया बात खत्म। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, उतना पीरियड हो गया, इस पीरियड का इतना कंट्रीब्यूशन, एक्रू की बात खत्म। तो ये अकाउंटिंग सिंपल होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं? पहले एग्जांपल ये है कि सैलरी लास्ट ड्रॉन इज एस्टिमेटेड 2 लाख पर ईयर। 5 साल अगर उसने कंप्लीट किए तो मैं उसको हर साल का सैलरी बोनस में दे दूंगा, तो 10 लाख रुपए में उसको बोनस में दे दूंगा। ये एंटिसिपेटेड बोनस है। टोटल प्रोजेक्टेड बेनिफिट कितना है? 10 लाख। उसको एलोकेट करता हूं मैं नंबर ऑफ यूनिट्स में। यूनिट्स कितने हैं? 5 यूनिट्स है, मतलब 5 साल है। 5 साल उसको रुकना मैंडेटरी है, उसके बाद उसको ये क्या मिलेगा? 10 लाख का ये बोनस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 10 लाख का जो एंटिसिपेटेड, ये चेंज भी हो सकता है। सैलरी एस्केलेशन रेट चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, सैलरी लास्ट ड्रॉन, अकॉर्डिंगली ये भी बदल जाएगा। तो ये एज ऑफ नाउ एंटिसिपेटेड बेनिफिट जो है, टोटल बेनिफिट, इसको मैंने एलोकेट किया 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर साल में, 5 यूनिट्स में, मतलब 5 सालों में एलोकेट किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख बेनिफिट देना है तो 1 साल की सर्विस हो गई तो 2 लाख रुपए मुझे एलोकेट करने पड़ेंगे, अपॉर्शन करने पड़ेंगे। एम आई राइट? फॉर कॉस्ट एज अ एक्सपेंस। लेकिन ये 2 लाख 1 साल की आखिर में मैं एलोकेट करता हूं, तो कितने साल के बाद पे करने हैं बताइए मुझे? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद। एवरीबडी एग्रीज टू इट? 4 साल के बाद मुझे इसको पेमेंट करना है। 4 साल के बाद मुझे इसका पेमेंट करना है। इसका मतलब 2 लाख आज एलोकेट करके फायदा नहीं है, उसकी आज की वैल्यू 2 लाख रुपए है। ये 2 लाख रुपए 4 साल के बाद की वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर एप्रोप्रिएट वाला, ये हमने एज्यूम किया है 12% का एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ये एक्चुअल एजम्पशंस है, ये हम नहीं तय करेंगे। ये एक्चुअली डिफाइन करेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, सैलरी एस्केलेशन रेट कितना होना चाहिए, ये। तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर उसने कैलकुलेट किया, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 साल के बाद कितना है, मतलब आज के लिए 4 साल के बाद 2 लाख होगा, तो आज का फैक्टर कितना है, ये। सेकेंड ईयर में अगर मैं करता हूं तो ये, थर्ड ईयर में ये, फोर्थ ईयर में ये, 5 साल में तो इमीडिएटली देना, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही रहेगा। तो ये मैं प्रेजेंट वैल्यू करता हूं, ये जो है 127,104 इज नथिंग बट इस साल में मैंने उससे जो सर्विसेज ली उससे रिलेटेड ये कॉस्ट है, इमीडिएटली मुझे उसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ये? इसीलिए उसको कहते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। जो बेनिफिट दिया जाने वाला है ये इस साल का, पहले साल का 2 लाख से रिलेटेड है। ये 2 लाख तक का बेनिफिट मैं लेता हूं उससे।
अगर उसको बेनिफिट देना पड़ा पूरा बोनस तो 2 लाख रुपए इज रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर, बट वो 4 साल के बाद इन्हें, इसीलिए उसको प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद जो अमाउंट आती है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द करंट ईयर सर्विस विच आर अवेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, इसीलिए उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, करंट सर्विस कॉस्ट। डू यू रिमेंबर दिस CSC? Yes. तो हमने ये हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट निकाला। अब हमने क्या किया, लाइबिलिटी शीट प्लॉट करी, लाइबिलिटी शीट प्लॉट किया। उसमें पहले साल में ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं कुछ, सेकेंड ईयर में 127 करंट सर्विस कॉस्ट मैंने एलोकेट की हर साल की, पहले साल की 127 इसी से आई, 127 104, सेकेंड ईयर की 142 356, थर्ड ईयर की 165, फोर्थ ईयर की 181, ये कुछ अमाउंट अलग है। ये मेरे ख्याल से जब ये चेंज हुआ तब वाली ये अमाउंट ली गई है। तो हम पहले 2 साल का, मैंने वो एजम्पशंस चेंज करने के लिए एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस का कैलकुलेशन करना है, इसीलिए वो बाद में एजम्पशन चेंज भी किया था इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो अभी करंट सर्विस कॉस्ट लेट्स से यही लेते हैं हम लोग, ये तो उतना ही रहेगा। ये मेरे करंट सर्विस कॉस्ट आ गए। इस साल पहले साल में ये आखिर में मैंने प्रोविजन किया है, प्रोविजन तो प्रोविजन है, 37 के जो प्रिंसिपल्स है इस स्टैंडर्ड में भी वो वैसे के वैसे एप्लीकेबल है। प्रोविजन मैं कर रहा हूं जो दिया जाने वाला है अमाउंट 5 साल के बाद, तो इसका टाइम वैल्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन पहले साल के बाद कुछ टाइम लैप्स नहीं हुआ, इसीलिए अभी कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आया। तो मेरा पहले साल के आखिर का लाइबिलिटी ये था, ये दूसरे साल में आ गया 127 104। सेकेंड ईयर की सर्विस कॉस्ट मैंने एक्रू कर ली, उसके साथ साथ ये ओपनिंग बैलेंस पे मेरा क्या हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस पे मैंने इंटरेस्ट एक्रू कर लिया एट द रेट 12% जो भी है 12% से। ये अभी एक टैली नहीं होगा, यहां पे क्या क्या चेंज किया है, एजम्पशन क्या था, यहां पे बाद में कुछ चेंज किया मेरे ख्याल से, तो ये अभी टैली नहीं हो रहा है एनीवे। लेकिन मेरा अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगा, मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस करंट सर्विस कॉस्ट एंड क्रेडिट क्या रहेगा, प्रोविजन फॉर लॉयल्टी बोनस। ये आएगा हर साल के लिए, हर साल इस पे इंटरेस्ट एक्रू होगा, तो फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट होगा, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। कहां जाएगा ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। कितना, ये शुरुआत में हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था उस बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे। तो 127 104 मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो मेरा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, ये शायद 12% उतना ही आया। ठीक है, ये उतना ही आया। मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी कैसा हुआ, ओपनिंग लाइबिलिटी ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस करंट सर्विस कॉस्ट ऑफ द करंट ईयर दैट इज सेकेंड ईयर plus interest accrued on the opening balance of the liability. This total will be your closing balance of the entire employee benefit provision. Are you with me on this? इसको कहते हैं या तो long term employee benefit, provision for long term employee benefit, या तो provision for defined benefit plans. यहां पे कोई सवाल है आपका? ये दोनों एक्सपेंडिचर जो है इंटरेस्ट कॉस्ट एंड करंट सर्विस कॉस्ट, इट विल बी अकाउंटेड फॉर इन P&L। आपको ये टेबल प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा जाएगा। एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो करंट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर, इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट के बारे में लिखा जाएगा, पास्ट सर्विस कॉस्ट के बारे में लिखा जाएगा। पास्ट सर्विस कॉस्ट कब आती है, अगर प्लान रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज होता है, बोनस 2 लाख का 3 लाख किया जाए पर ईयर, तो टोटल बेनिफिट 15 लाख होगा। तो मेरा प्रोविजन आइडियली पहले 2 साल का 15 लाख के हिसाब से चाहिए, बट वो कितने से हो गया, 10 लाख से हो गया। लेकिन ये चेंज जो हुआ है प्लान, ये अभी हुआ है ना, तो इसका अकाउंटिंग रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, एरर नहीं है, इसीलिए इसका अकाउंट प्रोस्पेक्टिवली होता है।
तो ये जो भी प्रीवियस 2 साल का प्रोविजन करना चाहिए था फॉर द रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन प्लान, ये करंट ईयर में मैं करता हूं इन दी कॉलम पास सर्विस कॉस्ट, रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन द प्लान। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअल एजम्पशंस अगर चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, सैलरी एस्केलेशन रेट चेंज हो गया, तो इसका इंपैक्ट भी कैलकुलेशन पे आता है। वो आता है यहां पे एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस। उसको कहते हैं रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। क्या कहते हैं? रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। तो यहां पे 4 चीजें आ गई रिकंसिलिएशन में। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस के बीच में 4 चीजें आ गई। नंबर 1 करंट सर्विस कॉस्ट, नंबर 2 इंटरेस्ट कॉस्ट, ये दोनों P&L में जाएंगे। पास सर्विस कॉस्ट ये भी P&L में अकाउंट फॉर होगा, लेकिन रीमेजरमेंट इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स ये जाता है OCI में, लेकिन ये अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। तो एक ही डिफरेंस है अकाउंटिंग में कि ये एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस इन केस ऑफ अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये जाता है P&L में। क्यों? सिंपल, आज सुबह देखा हमने ट्रांजैक्शनल नॉन ट्रांजैक्शनल, पता है अदर लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बोनस 5 साल के अंदर अंदर पे करना ही है, तो मुझे दिख रहा है कि ये ट्रांजैक्शनल है, इसीलिए उसको P&L में लेके जाते हैं। लेकिन ग्रेचुइटी के बारे में पता नहीं, कब पे की जाएगी पता नहीं, शायद हो सकता है अगले साल, हो सकता है 20 साल के बाद। दैट्स व्हाई इट इज नॉन ट्रांजैक्शनल, तो वो OCI में जाता है। बात समझ में आ गई? सो अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस है वो P&L में जाता है, बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स का ये जो एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस जाता है वो जाता है OCI में। ये एक डिफरेंस है दोनों की अकाउंटिंग में, अदरवाइज अकाउंटिंग लगभग सिमिलर है। ठीक है? ये रिकंसिलिएशन आपको आएगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा, आपको करंट सर्विस कॉस्ट दी जाएगी, आपको पास सर्विस कॉस्ट दी जा सकती है, आपका कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, पेमेंट दिया जा सकता है। इसमें और भी चीजें आती। अगर बीच में कोई पेमेंट कर दिया, कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया, उसका पेमेंट हो गया, तो ये लाइबिलिटी से तो कम होगा ही ना, am I right? लाइबिलिटी से तो कम होगा ही, तो ये इससे रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली आपका ये क्लोजिंग बैलेंस वो मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस आपका बैलेंसिंग फिगर होगा एग्जामिनेशन में। इसके मैंने 1-2 एग्जांपल सॉल्व किए थे, इफ यू रिमेंबर। एक पास्ट एग्जामिनेशन का किया था और एक क्वेश्चन में, जब हम चैप्टर कर रहे थे तब वहां पे एक हमने एग्जांपल किया था। तो यहां एग्जामिनेशन में ये आपका क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर रहेगा हमेशा। तो इस तरीके का सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसमें और एक बात आती है, प्लान एसेट्स, जितनी भी आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी है उतने का कंट्रीब्यूशन आप किसी एसेट्स में करो, सो दैट जब देने की नौबत आ जाए ये पैसे, तो ऐसा ना हो जाए आपके पास फंड्स नहीं, तो वो एसेट बेच के आप ये अमाउंट दे सकते हो। इसको कहते हैं प्लान एसेट्स। क्या कहते हैं? प्लान एसेट्स। प्लान एसेट्स का मेजरमेंट IAS 19 के अंडर होता है। एसेट्स कौन सी होनी चाहिए? कोई भी एसेट हो। कैश रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक में रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, FD करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंड परचेस करो प्रॉब्लम नहीं, बिल्डिंग प्रॉब्लम नहीं। कोई भी एसेट हो सकती है, लेकिन चाहे जो भी एसेट हो उसका रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड उसे नहीं लगेगा। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये यहां पे लगेगा, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। तो इस स्टैंडर्ड में जो उसका वैल्यूएशन रहेगा वो रहेगा। उसका वैल्यूएशन लाइबिलिटी से ज्यादा आया तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक्स में नेट प्लान एसेट्स करके लिख सकते हो, नेट एसेट लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू प्लान एसेट्स, विद रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बेनिफिट प्लान। या आप लिख सकते हो लाइबिलिटी ज्यादा है तो नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये लिख सकते हो। बैलेंस शीट में ये नेट ऑफ कर सकते हैं, लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों ग्रॉस मत लिखिए, नेट ऑफ करके लिखिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लग सकते हो आप, प्रोहिबिशन नहीं है। लेकिन उसमें कंडीशन है एसेट सीलिंग का। अगर उस एसेट से रिलेटेड बेनिफिट्स, अगर एसेट का वैल्यूएशन ज्यादा आता है और उसका बेनिफिट एंटिटी को नहीं मिलने वाला बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड कंट्रीब्यूशन इन फ्यूचर, तो एसेट सीलिंग है। तो एसेट की अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द लाइबिलिटीज अमाउंट। अगर वैल्यूएशन ज्यादा आता तो उसको OCI में हमें राइट ऑफ करना है उस एसेट को, इतनी बात ध्यान में रखना। बट ये कॉमन नहीं होता,
एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एसेट सीलिंग। ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आप सबको? नहीं याद आ रहा तो बताइए, मैं दोबारा से बताता हूं। मतलब वही है अभी जो बताया वो, उसमें क्या डिफिकल्टी है? आपकी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, यहां पे आ रहा है 2,84,000 का, 2,84,000। आपकी एसेट मिनिमम उतनी आनी चाहिए। तो आपने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, पिछले साल की आपकी वैल्यू थी 1,20,000, अभी 2,84,000 आया, तो आपने सोचा चलो 80,000 कर लेते, एडिशनल 3 लाख तक गई आपकी वैल्यू प्लान एसेट्स की। लाइबिलिटी 2,84,000 की है, तो आइडियली आपकी बुक्स में नेट एसेट्स ज्यादा है, am I right? लाइबिलिटी कम, एसेट्स ज्यादा, तो आप लिख सकते हैं 16,000 की एसेट, नेट प्लान एसेट्स। लेकिन ये तभी रिकॉर्ड की जा सकती है जब उस एसेट की एडिशनल वैल्यूएशन की वजह से आपका सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन अगर कम होगा। आपको ये अलाउ है कि चलो अगले साल में टोटल प्रोविजन कितना हुआ, ये 1,59,000 मतलब 1,60,000 प्लस ये 30,000, 1,90,000 है, उसमें से 20,000 का प्रीवियस ईयर में हमने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया था, तो हम इस बार क्या करते हैं 1,70,000 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर ये अलाउड है तो इसका मतलब देयर इज नो एसेट सीलिंग, तो आप एसेट रिकॉग्नाइज करो एडिशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जनरली यही होता है। रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसे होगा कि जो भी एडिशनल वैल्यूएशन है एसेट्स वो आपके पास नहीं है, आपको जितना प्रोविजन इस साल में बना है उतना कंट्रीब्यूशन मिनिमम करना पड़ेगा, तो फिर एसेट सीलिंग है। तो फिर एसेट कितनी आएगी? 2,90,000 की एसेट आएगी, बात खत्म। जितना लाइबिलिटी है उतना ही एसेट आएगा ऐसे सिचुएशन, ठीक है? तो ये आपको बस क्या है ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज, एसेट सीलिंग से। क्वेरी था, हाँ बोलिए। हम लोग सीलिंग बोलते हैं, इफ अवेलेबल देन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज इफ एसेट सीलिंग। एसेट सीलिंग का कंसेप्ट मतलब इफ मेरे पास अगर अवेलेबल है एसेट, एसेट का मतलब रीवैल्यूएशन, एडिशनल वैल्यूएशन अगर मेरे बेनिफिट के लिए मैं यूज कर सकता हूं तो एसेट सीलिंग नहीं है। तो मतलब मैं यूज क्यों नहीं कर सकता? जस्ट अ क्वेरी, इफ मेरा जनरली ऐसे नहीं होता, कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉय बेनिफिट के मामलों में कभी कभी गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो सकता है, वो कहता है ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए यूज करना, आप दोबारा से मत लीजिए वापस कंपनी में, कोई दूसरा रीजन नहीं है, इसलिए ये कम होता है, ऐसे जनरली नहीं होता, इसलिए एसेट सीलिंग जनरली नहीं होता। सीलिंग मतलब क्या? उसका लिमिट और कैप, लिमिट है आगे जाके कि जितना लाइबिलिटी है उतने तक का ही एसेट मेरा आ सकता है, उससे ज्यादा वैल्यूएशन है तो उसका मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, एंटिटी के लिए, एम्प्लॉयर का कोई बेनिफिट नहीं है। एडिशनल अमाउंट आपको एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में ही डालनी है, आपको नहीं मिलेगी वापस, तो फिर आपका एसेट लाइबिलिटी के लेवल तक ही रिकॉग्नाइज हो सकता है, इतना ही। ठीक है? ठीक है, क्लियर। यही पूरा स्टैंडर्ड है, आपको कुछ देखना ही नहीं अब इस स्टैंडर्ड में। दूसरी बात, और सर एक टेबल आपने बनाया था इसी एक्सेल में नीचे, हाँ जरा बताएंगे क्या एक एक बार? सेकंड, रिकंसिलेशन, हाँ रिकंसिलेशन वाला टेबल है ना यहाँ पे। हाँ सर ये बस ये सफिशिएंट है आई थिंक, है ना ये वाला? यही है, यही एग्जामिनेशन में आएगा आपको। आपको जैसे मैंने कहा एक्चुअल लॉस, ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, हाँ, यही एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने के लिए आएगा। आपको बाकी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ये तो वही प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया था। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये ओपनिंग बैलेंस है ये वाला, और नेट भी दिया जाएगा आपको। तो मेरा सजेशन आपको ये था उस वक्त भी, आप दोनों मिलके एक मत कीजिए, ऑब्लिगेशन का रिकंसिलेशन अलग कीजिए, एसेट का रिकंसिलेशन अलग कीजिए और नेट अलग दिखाइए। सिर्फ नेट करने जाएंगे तो शायद कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। कहां पे? अगर कंट्रीब्यूशन है एसेट में तो सिर्फ यहां पे आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन टू एसेट यहां पे आएगा, ऑब्लिगेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। बट जब पेमेंट किया जाता है, सेटलमेंट जब होता है बेनिफिट्स का, तो दोनों जगह आता है, क्योंकि एसेट बेच के वो किया जाता है और ऑब्लिगेशन भी कम होता है, तो दोनों जगह पे उसका इंपैक्ट आता है। अब इस केस में नहीं है, बट अदरवाइज बेनिफिट, नेट बेनिफिट्स ऑन सेटलमेंट जो है दोनों जगह से रिड्यूस होता है। सर रो नंबर 57 बेनिफिट्स पेड। अच्छा यहां पे है, सॉरी, ये क्या हुआ, नेट बेनिफिट्स ऑन सेटलमेंट,
एनीवे यहाँ पे एडिशनल सेम ही आया। एनीवे बेनिफिट्स पेड जो है ये दोनों जगह से माइनस हो गया यहाँ पे, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ एसेट में आएगा। तो ये थोड़ा सा ना आप खुद एक बार सोचोगे तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्लिगेशन पे किया है, दे दिया, तो ऑब्लिगेशन भी कम होगा। ऑब्लिगेशन कहां से पे किया? एसेट बेच के किया, उसीलिए तो एसेट बनाई है, तो दोनों से रिडक्शन होगा। बट कंट्रीब्यूशन से ऑब्लिगेशन पे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, वो तो सिर्फ एसेट में फर्क पड़ा, इसीलिए सिर्फ एसेट में ऐड हुआ। तो ये चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आता है तो आनी चाहिए, इसलिए नहीं तो आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा। नेट में बेनिफिट्स पेड का कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, बट इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट में फर्क पड़ेगा। सो इसीलिए अलग अलग कीजिए तो ये बेटर रहेगा एग्जामिनेशन। सर इसके 2 ही क्वेश्चन अवेलेबल है इसमें क्वेश्चन बैंक में, आई मीन अभी तक पूछे गए हैं। एंड फर्स्ट वाले में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, सो वो एक डिफिकल्टी था कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था वो ले लिया था, इसीलिए आंसर डिफरेंट आ रहा था। एंड सेकंड आपने ऑलरेडी शायद बताया था बट मैं भूल गया हूँ, वहाँ पे 6.12 किया गया है एक सोल्यूशन में फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसने प्रोपोर्शनेट क्यों किया है? रिपोर्टिंग डेट भी सेम ही है और इसका मैं उसका रीजन बोलता हूँ। ये सवाल लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने पूछा था। आप पूछा था सर, मैं भूल गया आपने क्या बताया था। मैं बताता हूं। वो जो कंट्रीब्यूशन किया था ना, वो हर महीने कंट्रीब्यूशन था, करेक्ट? हाँ इसीलिए उसका एवरेज लिया है वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। ओके। और क्वेश्चन क्योंकि में सर आज मैंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो अगले 12 महीने के लिए वो रहेगा फंड में। सेकेंड मंथ में किया तो 11 महीने रहेगा, थर्ड मंथ में किया तो वो 10 महीने रहेगा, सो ऑन सो फोर्थ। इसीलिए इट इज एज गुड एज साल के बीच में किया है मैंने कंट्रीब्यूशन, तो उसका इंटरेस्ट 6 महीने के लिए रहेगा। याद आ रहा है? वो मैंने एग्जांपल दिया, मतलब आप ही ने पूछा था, किसी ने पूछा था, तो मैंने उसका एक्सप्लेन किया था उस वक्त। ठीक है सर, फिर से एक बार करूँ? ठीक। हाँ, वो एक बार देख लेना, सिंपल है वो। उसमें आप जब इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन आता है, लेट्स से दिस इंटरेस्ट, अगले वाले एग्जांपल में जाएंगे। यहां पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो लाइबिलिटी और एसेट में इंटरेस्ट एक ही इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। एंड वो ओपनिंग बैलेंस पे होगा? वो ओपनिंग बैलेंस पे होगा। तो ऐसा एज्यूम्ड है यहां पे कि ये ओपनिंग बैलेंस यहां पे आता है, और ये कंट्रीब्यूशन, ये जो लाइबिलिटी है, ये साल की आखिर में होती है। सिमिलरली अगर प्लान एसेट्स में कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो साल की आखिर में हुआ, ये अगर एजम्पशन है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ ओपनिंग पे आएगा इंटरेस्ट। am I right? लेकिन वो एग्जाम्पल में ऐसी बात है कि हर महीने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है, इसीलिए पहले महीने के कंट्रीब्यूशन पे डे 1 में जो किया वो 12 महीने रहा, बट साल की आखिर में जो किया उसमें एक ही महीना रहा। सो ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए वो कंट्रीब्यूशन फुल था, इसीलिए उसका इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए लिया है ऑन एन एवरेज। ओके, एवरेज किया गया। ओके हाँ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का पीरियड जो बचा है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है, पहले दिन में कुछ हुआ है, आखिर के दिन में कुछ हुआ है, तो एज गुड एज वो 6 महीने के लिए एग्जिस्टेंट था। साल के बीच में अगर मैंने किया तो वही बात हुई ना, पूरा कंट्रीब्यूशन अगर साल के बीच में किया तो इट इज एज गुड एज पहले महीने में पहली डेट में किया, दूसरी महीने के दूसरी डेट पहले दिन किया, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, तो ये किया, और यहां से आगे आगे कुछ किया, तो ऑन एन एवरेज मेरा कंट्रीब्यूशन, जहां टोटल कंट्रीब्यूशन था, वो 6 महीने के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन वहां पे था, इसीलिए वो इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लिया है। ठीक है, उसमें एक लाइन भी है कि कंट्रीब्यूशन वाज डन इवनली, ऐसा कुछ बोला गया उसमें। एग्जैक्टली, कंट्रीब्यूशन वाज डन इवनली, मतलब हर महीने कुछ किया है कंट्रीब्यूशन। वो इंफॉर्मेशन नहीं, तो एक इंफॉर्मेशन ऐसे दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर ओपनिंग बैलेंस पे ही लेना है, ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन पे कुछ आएगा नहीं, जैसे लाइबिलिटी में करते हैं हम। राइट, ठीक है सर, एक बार फिर से करूंगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन टू एनीवन? बस ये टॉपिक में दूसरी कोई बात है नहीं। ये स्लाइड डेक जो है ना, ये मुझे चेंज करना है, इसमें कुछ मतलब नहीं बनता। ये एक्चुअल एजम्पशंस, उसके बाद ये 4 यहाँ पे समरी दिखी है मैंने, इसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में डीबी प्लान्स, डीसी प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के बारे में लिखा है कि कोई बाद में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है,
डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में ऑब्लिगेशन है तो वो एक्चुअल एजम्पशंस करने पड़ते हैं, तो एक्चुअल एजम्पशंस डेमोग्राफिक होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, वो चेंज हुए तो उसमें रीमेजरमेंट गेन और लॉस आता है। तो ये उसका रिकंसिलिएशन है, कैसे डिफाइन, कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं दी लाइबिलिटी एट द एंड। तो ये बात पी एंड एल में एंड बैलेंस शीट में कैसे मूवमेंट होगी, तो ये बैलेंस शीट की मूवमेंट है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जनरली कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने कहा एक्चुअली वो डिसाइड करता है, लेकिन आईएफआरएस में और इंड एस में भी कहा है जो वो डिसाइड करेगा रेट कौन सा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट का। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि इट हैज टू बी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट, लेकिन इंड एस में कहा है इट हैज टू बी हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट। दोनों में फर्क है, लेकिन हमें आईएफआरएस करना है, हम उसको दिमाग में लाते हैं, दिमाग में रखते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर वुड बी इक्विवेलेंट टू हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट। वो एक्चुअली देख लेगा कि वो कौन सा रेट है, ठीक है। फंडेड प्लान्स, अनफंडेड प्लान्स के बारे में हमने बात की, एसेट सीलिंग के बारे में हमने बात की, ये मूवमेंट के बारे में, रिकंसिलिएशन के बारे में हमने बात की, उसका एक एग्जांपल देखा। पी एंड एल में कौन कौन सी चीजें जाती है ये हमने बात किया, ओसीआई में क्या जाता है वो हमने बात किया, करंट सर्विस कॉस्ट मतलब क्या है वो चेक किया, पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या है वो हमने देखा, नेट इंटरेस्ट मतलब प्लान एसेट्स के ऊपर का इंटरेस्ट इनकम एंड लाइबिलिटी के ऊपर का इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये दोनों नेट करने हैं पी एंड एल में। जनरली नेट एक्सपेंस आ सकता है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी आ सकता है, बट एक्सपेंस भी आ सकता है। दोनों के लिए सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर डीबीओ मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड प्लान एसेट्स, दोनों के लिए एक ही इंटरेस्ट रेट यूज करना है। रीमेजरमेंट्स ओसीआई में जाएंगे, एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस के एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस पी एंड एल में जाते हैं, सॉरी ओसीआई में जाता है, सॉरी। प्लान एसेट्स में रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स एंड ऑल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू एसेट सीलिंग। मैंने कहा एसेट सीलिंग अगर एप्लीकेबल है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो राइट ऑफ कहां करते हैं, ओसीआई में करते हैं। ओसीआई डेबिट टू एसेट, तो एडिशनल अमाउंट ओसीआई में राइट ऑफ करते हैं। ये ओसीआई में क्या क्या आएगा, रीमेजरमेंट्स किस वजह से आएगा, तो ये वजह रहती है फाइनेंशियल एजम्पशंस चेंज हो गए, सैलरी इंक्रीमेंटल रेट चेंज हो गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो चेंज हो गया, मोर्टेलिटी रेट इन केस ऑफ पेंशन वेंशन है तो वो मोर्टेलिटी रेट चेंज हो गया, अर्ली रिटायरमेंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमने बात की, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक ही डिफरेंस है, एक्सेप्ट फॉर रीमेजरमेंट्स। ये हमारा पी एंड एल में जाता है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में ओसीआई में जाता है, एक ही डिफरेंस, अदरवाइज अकाउंटिंग सिमिलर एग्जैक्टली। टर्मिनेशन बेनिफिट्स के बारे में बात की, IAS 37 रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड हमने बात की थी, वो यहां पे लिखा है। बस ये स्टैंडर्ड इतना ही है। मैं कहा कि अगर जो अक्रूवल इंटरेस्ट अक्रूड है और जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो ओसीआई में जाएगा ना, वो ओसीआई में जाएगा, वो एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस में जाएगा, करेक्ट। एक्चुअल रिटर्न एंड रिटर्न कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, प्लान एसेट्स के ऊपर का। यस, प्लान रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न, सो ये भी ओसीआई में जाता है। हमने एक एक्चुअली रियल रिपोर्ट देखा था, इफ यू रिमेंबर। यस सर। एक्चुअल रिपोर्ट में जो जो चीजें हैं वो हमने बाकायदा पूरी डिटेल में समझी थी, आज भी देखिए, कोई उसमें छोड़ा नहीं कोई भी बात। बस बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी कुछ एडिशनल चीजें आएगी वो हमने उस वक्त भी डिस्कस नहीं की थी। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ऑपरेशंस, ये हमने उस वक्त छोड़ दिया था, वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स करके लेने में कुछ मतलब भी नहीं है, बट वो वैसे भी एक्चुअल रिपोर्ट में आएगा तो हम उसको जैसे वैसे कंसिडर कर लेंगे। बात इतनी सी है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के बीच के जो रिकंसाइलिंग आइटम है उसका पी एंड एल में कहां लेके जाना है। क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो आपका लाइबिलिटी है, प्लान एसेट्स उससे नेट ऑफ करके आएगा,
या तो लाइबिलिटी आएगी या तो एसेट आएगा। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन सिंपल है, वो रिपोर्ट से आएगा, एक्चुअल रिपोर्ट से हम वो लेंगे। उसका रिकंसाइलिंग लाइन आइटम्स है करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये P&L में जाएंगे। एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में ये OCI में जाते हैं, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ये P&L में जाते हैं। दैट्स इट। ये 4 बातें समझ में आ गई तो ये टॉपिक खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। कोई दूसरा सवाल है इसके ऊपर, आपके मन में? ऑलराइट, वैसे हमारे पास कुछ समय है तो फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी की डेफिनेशन करनी है। कल करेंगे। करते हैं। कल मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता बाय द वे, कल मुझे एग्जैक्ट 5 बजे खत्म करना पड़ेगा, तो जो भी रहता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? सो आज के दिन रुकते हैं यहां पे। सुबह 9 बजे से कंसिस्टेंटली हम आज कर रहे हैं विदाउट टेकिंग मच ब्रेक्स। तो आज ज्यादा हमने ब्रेक्स लिए भी नहीं है, 10-10 मिनट के ब्रेक्स लिए हैं। एक ही ब्रेक 35 मिनट का लिया था लंच का। सो इट्स गुड, वी हैव वर्कड हार्ड टुडे। हम कल सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से शुरू करेंगे। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? जहां पे जरूरत है मैं एक्सप्लेन करके फटाफट से आगे बढ़ूंगा। आप आज अगर कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, क्विकली रीड करना है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, तो रीड कीजिए, तो आपकी रिकलेक्शन पावर जो है वो बढ़ जाएगी कल सुबह शार्प 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग। टिल देन बाय बाय। थैंक यू। Yes, sir. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank Bye. you for joining today.